हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे पाठ 7वां शिष्टाचार। इसको लिखा है भीष्म साहनी। किसने लिखा है इसको? भीष्म साहनी ने लिखा है। यह पाठ हमको शिष्टाचार कैसा रहता है वो समझाया है। इसके अंदर देखेंगे हम इसको आज। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी वहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई है। परिचय: बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। प्रमुख कृतियाँ: भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि कहानी संग्रह इनके, झरोके, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि उपन्यास है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि नाटक है। राज, आज के अतीत, या इनकी आत्मकथा है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया पाठ के अंदर वो देखेंगे हम। जीवन की किसी भी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी होती है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपना मालिक के प्रति कर्तव्यबोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही रोचक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पहले हम पाठ पढ़ लेंगे। आज 3 दिन तक अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते मुंह फेर लिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। तलब यानी पगार। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भवें और चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती जी दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती जी ने गलत नहीं कहा था। नाम पता कुछ पूछ चुकने के बाद श्रीमती जी अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। यहाँ चोरी चाकरी तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। यहाँ काम करना है तो पाई का हिसाब ठीक से देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकर के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीच और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ में नौकरों सा ही था। यो भी घर में उसकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया, अपनी चाय में कितनी चम्मच चीनी उधेड़ी है। जासूसी नावलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्होंने नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता है। काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती जी ने 10 बार से नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू रामगोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपये। जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी।
दिन बीतने लगे। हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह फटने लगे। मुंह का रंग और गहरा होने लगा। गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। अब यहाँ पहुंचकर श्रीमती जी एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्र संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे की छोर से निकलकर नौकर के हाथ में रहने लगा। आखिर वह शुभ दिन आ गया। श्रीमान और श्रीमती जी के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटारों व टांगों पर बैठकर बच्चे के लिए उपहार लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडलों के हास्य विनोद से घर सारा वातावरण में जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती जी काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधे श्रीमान के सामने आकर खड़ा हो गया। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु ने इनके इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, आप मुझे छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दें? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इससे घर जाना है। हेतु फिर खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब वह हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया। उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है? चाटी की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर देखकर किसी की केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। श्रीमती जी को जब इसकी सूचना मिली तो तंद्रा से जागी हो, जैसे हो न हो कोई इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसे मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किसकी चीज़ पर हाथ साफ किया होगा जो आज के ही दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले ही कभी नहीं सुना था। एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान जी को समझाने लगा। एक ने हेतु से पूछा, क्यों न घर क्यों न जाना चाहिए? क्यों घर क्यों जाना चाहते हो? क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। इस पर श्रीमती जी का गुस्सा और भड़क गया, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट आता है, बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ गया और न हाँ चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमती जी आपे से बाहर होने लगी। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उसने कड़क कर बोला, काम करेंगे या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे से बहुत लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक मित्र ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमती ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ें की पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज़ किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकर को यूँ भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूँ क्या उठा ले गया? जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया और 20 रुपये की तनख्वाह के लिए चिंता करेगा वहाँ? तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई भी चीज़ गायब हुई तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूँगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है।
तुम समझ गए हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। दूसरा नौकर आ गया और घर में काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ न मिलती तो वह हेतु को गालियाँ देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर करके द्वारा भेज दूँ, मगर फिर कुछ श्रीमती जी के डर से, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से लौट रहे थे, तब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वो फटे हुए कपड़े, वही शीतल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी और झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े और बोले और उसे कलाई से पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गाँव से कब लौटा? अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब। काम कर आया था? हेतु ने धीरे से कहा। हाँ जी। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं हो? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। सहसा हेतु की आंखें में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर आंखें ऐसी झलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बापू रामगोपाल पसीज उठे। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले। जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती आवाज़ हेतु ने कहा। बापू रामगोपाल सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर चुपचाप खड़े और उसके मुँह की ओर देखते हैं, फिर बोले, मगर तुमने इस वक्त तक कहा क्यों नहीं? तुम्हें बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ न बोले, क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी वहाँ कैसे कहता, खुशी वाले घर में यह कह नहीं सकते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड़ गंवार के मुंह की ओर देखने लगे। इस प्रकार यह पाठ हमने आज पढ़ा है और पाठ पढ़ने के बाद में कल मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है।